तो बड़ी खबर, रूस के कैमचटका क्षेत्र में भूकंप के झटके लगे हैं। 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है और रूस का सुदूर पूर्वी इलाका है जो प्रशांत महासागर की तरफ खुलता है। अभी भूकंप के बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। 8 रिक्टर का भूकंप है ये। यूएसएसडीजी ने भी इसको अपग्रेड कर दिया, यानी पहले जो 7.8 तीव्रता का भूकंप बताया जा रहा था उसे अपग्रेड करके 8 कर दिया गया है। कई सारे इलाकों में भूकंप के झटके जहां महसूस किए गए वहां से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रूस के साथ साथ जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। इतना ही नहीं, इस सुनामी का असर पश्चिम अमेरिका के तटीय इलाकों में भी हो सकता है। हवाई जैसे सुदूर इलाकों में भी, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इक्वाडोर, चिली, हवाई में भी सुनामी का खतरा अब बढ़ गया है। 8 रिक्टर का भूकंप, जिसके बाद सुनामी, प्रशांत महासागर में ऊंची उठती लहरें, यानी सामान्य लहरों से भी 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें। 8.8 तीव्रता का यह भूकंप, और भूकंप के बाद कई हिस्सों में सुनामी का अलर्ट। ये कुरील आइलैंड की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले जहां पर भूकंप के बाद सुनामी की तस्वीरें देखी गई, तो इसकी चपेट में रूस, जापान और जिसका असर हवाई तक देखा जा सकता है। इक्वाडोर, चिली और हवाई, जहां पर सबसे ज्यादा सुनामी का खतरा बरकरार है। तो रूस का सुदूर पूर्वी ये इलाका है और इन तमाम इलाकों में जहां पर भी सुनामी का खतरा बरकरार है, उसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन की ओर से वार्निंग जो सिस्टम है वहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, खासकर कौन कौन से इलाकों, क्योंकि अगर शुरुआती तौर पर हम देखें तो जापान और रूस, खास कुरील आइलैंड, इन इलाकों में तो सुनामी की शुरुआत लगभग देखने को मिल रही है। हवाई, चिली और इक्वाडोर में भी आप बता रहे हैं कि वहां पर भी खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल, हवाई, चिली, इक्वाडोर और यहाँ तक कि जो अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है यानी पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर भी है। इसके अलावा चाइना में भी, चीन में भी कई सारे इलाकों में इसकी वार्निंग दी गई है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक इसकी वार्निंग जारी कर दी गई है। तो ये एक बड़ा भूकंप है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि 8.7 तीव्रता का भूकंप कोई सामान्य घटना नहीं है। अगर हम देखें सन 1900 से जब से रिकॉर्ड है भूकंप के इतिहास का, तो ये अगर हम दर्ज किए गए भूकंपों में इसका आकलन करें तो 7वां या 8वें नंबर पर ये आता है। तो ये एक बहुत बड़ा भूकंप है जो कि इस समय जो केमचटका रसिया के कोस्ट पर आया, वो जाहिर सी बात है एक बड़ी सुनामी की वार्निंग के साथ वो आया है। और कई जगहों पर, जैसा आप बता रहे हैं कि सुनामी की तस्वीरें भी हमें दिखाई पड़ रही हैं और उनसे कितना नुकसान होगा, उससे कितने बड़े नुकसान की आशंका है, ये तमाम चीजों पर तो नजर है ही। लेकिन साथ ही साथ जो अभी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है कि किस तरीके से उन इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। अगर हम इसकी तुलना करें जो भारत में सबसे बड़ी सुनामी अब तक आई थी 2004 दिसंबर में, उससे, तो उस समय जो वो भूकंप की तीव्रता थी वो 9.1 थी, 8.7 है, यानी इससे थोड़ा बड़ा भूकंप था। और उससे कितनी बड़ी तबाही हुई थी हिंदुस्तान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और साथ ही साथ जो इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो बहुत सारे देश हैं वहां पर उसका। कुणाल, एक चीज ये बताइएगा कि कैसे जो तीव्रता का भूकंप था, शुरू में 7.8 की जानकारी, यूएसएसडीजी उसे अपग्रेड करता है 8 में और अब उसे 8.8 रिक्टर तक का कहा गया था। वाकई ये भी दर्शाता है कि इसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है कि यूएसएसडीजी आंकड़ों को 2 बार बदल चुका है। बिल्कुल, 8.7 तीव्रता का भूकंप जो है आमतौर पर ये बहुत सामान्य घटना नहीं है, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। और इसीलिए क्या होता है कि सबसे पहले जब भूकंप आता है तो एक शुरुआती उसका मैग्नीट्यूड, यानी शुरुआती उसकी कितनी तीव्रता है वो बताई जाती है। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि हर जगह मशीन्स लगी हुई हैं और हर जगह उसकी तीव्रता बिल्कुल वेरीफाई की जाती है, री-वेरीफाई की जाती है, तो पहले 8.7 तक आया और अब 8.8 तक की तीव्रता बताई जा रही है। तो ये जो एक भूकंप की तीव्रता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अब भूकंप का जो पूरी घटना थी वो बीत चुकी है। अब जो सबसे बड़ी चुनौती सामने है वो है सुनामी की, क्योंकि सुनामी उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा लेकर के आता है। क्यों लेकर के आता है? 3 मीटर यानी लगभग 10 से 12 फुट। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं तो आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर उस सुनामी की लहरों के नीचे दब जाएगा। और ये जो सुनामी आती है किसी भी तटीय इलाके में, वो 5 से लेकर
15 मिनट तक अपनी भयावह स्थिति में रहती है, सबसे ज्यादा होता है। और अपने दर्शकों को बताएं कि क्यों आखिरकार इस तरीके की सुनामी क्यों आती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि ठीक है कुणाल, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, मैप के जरिए इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा इलाका है जो इस सुनामी की चपेट में आया है। जापान से लेकर के रूस तक का, उसके तो ये किनारे आप देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो खतरा है सुनामी का वो अमेरिका के पश्चिम तटीय इलाकों का, जिसमें कि हवाई सबसे जाना माना शहर है, सबसे जाना माना भाग है, जहां पर ये जो लाल रेखाएं आप देख रहे हैं, इन लाल रेखाओं को आप समझिए कि यहां पर वो खतरा बरकरार है। अब ये जापान से लेकर के रूस तक की जो तमाम जो कोस्टल लाइन है पैसिफिक ओशन के पास, प्रशांत महासागर के पास, इन इलाकों में वार्निंग जारी कर दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो पीली रेखाएं आप देख रहे हैं नक्शे पर, पीली रेखाओं वाले इन तमाम इलाकों में भी एहतियात बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। और जहां पर आप लाल रेखाएं जो आप देख रहे हैं, इनसे इन इलाकों में वार्निंग है, यानी तत्काल यहां पर इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। कुणाल, प्राथमिक तौर पर अभी जो जानकारी आ रही है, जो इवैक्यूएशन ऑर्डर्स हो रहे हैं, इनको कब तक के लिए स्टैंड बाय रखा गया है? कितने समय तक के लिए ये इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी रहेगा? देखिए, ये जो सुनामी वार्निंग है, एक चीज जो बेहतर हुई है वो है कि सुनामी वार्निंग अलर्ट, अर्ली वार्निंग अलर्ट जो हम कहते हैं, वो तमाम देशों ने अब बहुत ज्यादा विकसित कर लिया है। इसीलिए जब तक ये अलर्ट रहेगा, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि आखिरकार सुनामी आती क्यों है, इसे समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होगा। क्योंकि समझिए कि अगर 10 किलोमीटर नीचे समुद्र सतह से अगर सुनामी आई है, वहां पर प्लेट खिसकी है, तो उसके ऊपर का जितना भी पानी है वो एक तरीके से पूरा एक बहुत तेज स्पीड से, जेट की स्पीड से वो चलता है और वो तटीय इलाकों की तरफ बढ़ता है। अब समझिए कि वॉल्यूम कितना होगा अगर 10 किलोमीटर का हम एक समझिए कि पानी का पूरी सतह पर 10 किलोमीटर का पानी तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, तो आप उसका समझ सकते हैं कि उसकी कितनी बड़ी, वो कितना बड़ा अमाउंट होगा पानी का जो कि तटीय क्षेत्र की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा चीजें डेवलप तो हुई हैं, लेकिन फिर भी सुनामी कितनी हाइट की आएगी, कितना उसकी ऊंचाई हो सकती है, ये सब ठीक से बताना और बिल्कुल सही तरीके से सटीक बताना किसी भी सिस्टम के लिए उतना आसान नहीं होता है। इन सब में सबसे बेहतर बात यह कि कुणाल की जापान के पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो कहते हैं कि सबसे एडवांस है, सबसे आधुनिक और सबसे ज्यादा भूकंप भी वो झेलता है, सबसे ज्यादा सुनामी की घटनाएं भी जापान झेलता है। और इसीलिए उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, उसने पहले ही बता दिया कि इन इलाकों में कुरील आइलैंड से लेकर के पूरा जो पैसिफिक कोस्टल लाइन है वहां आएगा। और सबसे पहले इवैक्यूएशन ऑर्डर जो है वो जापान की ओर से जारी किया गया। बिल्कुल, और ये जापान और साथ ही साथ अमेरिका का भी जो अलास्का क्षेत्र है ना, ये जो रिंग ऑफ फायर है, जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप की गतिविधियां होती हैं, साथ ही साथ ज्वालामुखी फटने की घटनाएं होती हैं। और कई सारे दर्शकों को मैं बताऊं कि कई लोग कहते हैं कि आखिरकार ये रिंग ऑफ फायर क्यों है, क्यों आता है यहाँ पर इतना भूकंप। जो अभी जो भूकंप आया है वो 2 प्लेट्स हैं वहां पर, बहुत एक्टिव प्लेट्स है। एक तो पैसिफिक प्लेट है जो कि समुद्री प्लेट जिसको कहा जाता है, दूसरी तरफ यूएस प्लेट है, नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट जिसको जो है वो वहां पर एक तरह का सिनॉप्सिस हो रहा है, सिनॉप्टिक प्लेट्स कहा जाता है। वहां पर खिसकने की जो घटनाएं हैं बहुत ज्यादा होती हैं और इसीलिए इसको जो ये जो पूरा रिंग है जो कि आपको पैसिफिक ओशन में दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक आता है, ये सबसे ज्यादा संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से। इसीलिए इन देशों में खासतौर पर अगर हम बात करें, जैसे आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो संवेदनशीलता है वो सबसे ज्यादा जो है वो जापान में है और साथ ही साथ जो साथ के देश लगे हुए हैं उनमें बहुत ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है इस भूकंप को लेकर के। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अपने सिस्टम को डेवलप करके रखा हुआ है और उस डेवलपमेंट की वजह से कई सारे बचाव भी हो जाते हैं। और अभी जो वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट किया गया है और तमाम जो एजेंसी हैं वो काम कर रही हैं अलग अलग देशों में, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने तुरंत खासतौर पे जो यूएस वार्निंग सिस्टम है उसने बहुत जल्दी ये तमाम वार्निंग अलग अलग देशों में भेज दी और वहां पर उसके हिसाब से जो रिएक्शन टाइम है हालांकि कम होता है लेकिन रिएक्शन करने का टाइम होता है। आपको भूकंप और सुनामी में यही अंतर है, भूकंप के लिए रिएक्शन टाइम लगभग 0 होता है लेकिन सुनामी के लिए रिएक्शन टाइम होता है। उसकी वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है सुनामी, लेकिन उसके लिए रिएक्शन टाइम मिलता है, इसीलिए सुनामी से बचाव किया जा सकता है। लेकिन अब कितना बचाव किया जाएगा, कितनी जल्दी उन इलाकों को खाली किया जाएगा जो उन तटीय इलाकों में है जहां पर सुनामी
सुनामी की वार्निंग है। इस पर सब कुछ निर्भर करेगा कि इसकी जो तीव्रता है उसके बावजूद लोगों को नुकसान कितना कम से कम। तो वो तस्वीरें में हम दिखा रहे हैं उन अलग अलग इलाकों पे जहां पर सुनामी का खतरा बरकरार है। खासकर रूस में हो, जापान में हो, 8.8 की तीव्रता से धरती हिली है। रूस के साथ साथ जापान के साथ और पश्चिम अमेरिका के कई इलाकों में भी, तटीय इलाकों में खासकर जहां पर हवाई है। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट खाली कराया गया। एक बड़ी खबर इस समय यह भी आ रही है, जापान में जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है वहां से एक बड़ी खबर आ रही है कि सुनामी के खतरे को देखते हुए फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लिया गया है। तो 8.8 तीव्रता का भूकंप, रूस जापान में झटके महसूस किए गए। सुनामी का खतरा जो आगे बढ़ रहा है पश्चिम अमेरिका के तटीय इलाकों की ओर।